मंजर था उमर की स्टडी का, जो इस वक्त किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ गुस्से में चक्कर काटते उमर ने एक जोरदार ठोकर करीब पड़ी कुर्सी को मारी, जो उल्टी होकर दूर जा गिरी। तमाम शेल्फ तकरीबन खाली थे, क्योंकि शेल्फ में रखी फाइल्स और किताबें इस वक्त जमीन बोझ थीं। दूसरी जानिब बंद दरवाजे से टेक लगाकर खड़े इकराम मलिक तासुब से उसे देख रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उमर, कि तुम मेरे बेटे होकर एक बार फिर हार गए। छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके करीब आए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप शाहनवाज मलिक से केस हारे थे। उनका जवाब उनके मुंह पर मारता हुआ एक पल के लिए उन्हें खामोश करवा गया। वो मेरी पहली और आखिरी हार थी, मगर तुमने जैसे आबिद से हारने की कसम खा रखी है। उसे ठंडा करने के बजाय वो उसे मजीद तैश दिला रहे थे। ना जाने क्यों वो इस कदर संगदिल थे कि अपने फायदे के लिए अपने ही बेटे को किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, इस बात से अनजान के सबका नतीजा क्या निकलना था। चुप हो जाए आप, मैं नहीं हारा। उमर इकराम कभी हार नहीं सकता, वो हिज़ानी अंदाज में चिल्लाया था। राविया हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल गई, इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? तंजिया कहा। वो नहीं निकली मेरे हाथ से, वो अब भी मेरी है, सिर्फ मेरी, उमर इकराम मलिक की, समझे आप? सुर्ख आंखों से उन्हें देखता हुआ धाड़ा। वो अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, भूल जाओ उसे। उसकी आंखों में झांकते हुए गोया उसे उकसाया था। उमर इकराम मलिक कभी ने हार नहीं मानता डैड। एक प्लान फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया। मेरा दिमाग प्लान बुनने में माहिर है। एक तरीका नाकाम हुआ तो मैं दूसरे 100 तरीके इस्तेमाल करूंगा, मगर राविया को हासिल करके ही दम लूंगा। शिद्दत जिस बात से सुर्ख होती आंखें उनकी आंखों में गाड़े वो चबा चबा कर बोला। देखते हैं। तमस्खराना हंसी हंसते वो पीछे और दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आपको साबित करके रहूंगा डैड कि उमर इकराम कभी नहीं हारता। मैं लूजर नहीं हूँ, मैं विनर हूँ। आप इसको हराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा। उनकी पश्त को देखकर चिल्ला चिल्लाकर कहते उसने पहले से उल्टी पड़ी कुर्सी को एक और ठोकर मारी थी। निगाहों के सामने बहुत से मनाजिर घूम गए। शिकस्ता कदमों से चलता हुआ एक शेल्फ की तरफ आया और शेल्फ से कमर टिकाए स्याह कालीन पर बैठता चला गया। उसके इतराफ के लोग अगर उसे इस हाल में देखते तो अपनी आंखों पर यकीन न कर पाते, मगर इस लम्हे कसूर उसका ना था। आज सालों बाद उसने खुद को माजी के सपुर्द किया, और माजी की यादें हर किसी के लिए खुशगवार तो नहीं होती। उसे इतराफ का मंजर बदलता महसूस हुआ था। अपने स्टडी रूम में बैठे उसे ऐसा महसूस हुआ था कि वो इस वक्त स्कूल की क्लासरूम में अपने टीचर के मुकाबले सर झुकाए खड़ा है, किसी सजा याफ्ता मुजरिम की मानित। पीछे लगे व्हाइट बोर्ड पर नीली हरूफ में रिजल्ट डे तहरीर है। उसके बराबर में एक खुश शक्ल आदमी खड़ा है, जिसकी नजरें उसके टीचर के हाथ में मौजूद रिजल्ट कार्ड पर हैं। आदमी के चेहरे पर नागवारी फैली है। टीचर की बात सुनकर उस आदमी ने एक खैर बरसाती निगाह उस पर डाली, जिसे नजरें झुकाए खड़े होने के बावजूद बखूबी महसूस करके वो अंदर तक कांप उठा। मंजर बदला, वो अपने घर में मौजूद था। उसी खुश शक्ल आदमी ने अभी अभी इसके चेहरे पर 2 जनाटेदार थप्पड़ रसीद किए थे। वो चेहरे पर हाथ रखे सिसक रहा था। उस आदमी के अल्फाज किसी तीर की मानिंद उसके दिल में खुभ रहे हैं, मगर वो खुद में एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं पाता। ऐसी औलाद से अच्छा था खुदा मुझे औलाद ही ना देता। 13 साल उम्र के चेहरे पर एक आंसू फिसला। तुम लूजर हो उमर, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते जिंदगी में। दूसरा आंसू आंख से बाहर आया। हर साल फेल होने पर तो तुमने मोहर लगा ली है। तुम्हारे क्लास में लो आबिस को देखा है, हर साल सबसे अच्छे मार्क्स लेता है। तीसरा आंसू आंख से फिसला। इस बार आंखों में आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। मंजर एक बार फिर बदला। ड्राइंग रूम में बैठे हुए एक कैनवस पैड पर कुछ पेंट कर रहा था। पेंटिंग मुकम्मल करके वो बाहर आया, जहां उसके माँ बाप कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। मम्मी पापा देखें, मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मासूमियत से पुर चेहरा लिए वो उनके सामने अपने कैनवस पैड उठाए खड़ा था, जो अपने फोन्स पर मसरूफ दिखाई देते थे। उमर बेटा, अभी हमें पार्टी में जाना है, आकर देखते हैं तुम्हारी पेंटिंग। उसकी माँ ने फोन से नजरें हटाकर सरसरी सा कहा, जबकि इकराम मलिक ने एक नज़र भी उसकी बनाई गई पेंटिंग को देखना गवारा नहीं किया था। कभी इसी तरह पढ़ाई पर भी तवज्जो दे दो, हर साल फेल ना हो। जानते हो तुम्हारी पढ़ाई पर कितना पैसा सर्फ होता है मेरा, मगर फ़ायदा क्या मिला मुझे? कम से कम इस काबिल तो हो जाओ कि मेरी तरह एक कामयाब बिजनेस चला सको। नकुवत से कहा। डैड, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, बिजनेस नहीं करना चाहता। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या करना है? वो धाड़े। दूसरी जानिब उमर भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे में आकर उसने शदीद तैश ख्याल में अपने कैनवस पैड को ट्रैश कैन की तरफ उछाला था, जो ट्रैश कैन से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है डैड? तो अब मेरा भी वादा रहा, आपसे ज्यादा कामयाब और अमीर बनकर दिखाऊंगा। उसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थीं, मगर आज एक आंसू भी नहीं आया था आंखों में। शायद दिल रफ्ता रफ्ता सख्त होने लगा था। मंजर में एक बार फिर तब्दीली आई।
इस बार का मंजर तस्मीना के रो हाउस का था, जहां एफएससी में आबिस की शानदार कामयाबी पर एक छोटी सी पार्टी अरेंज की गई थी, जिसमें उसके सारे फेलोज उनके पेरेंट्स इनवाइटेड थे। इकराम मलिक के मामलात इस वक्त राबिया की फैमिली से दुरुस्त हरगिज ना थे, मगर आबिस के फेलियो की हैसियत से तस्मीना ने उमर और इसके वालिद को भी इनवाइट किया था, और इकराम मलिक उमर के लाख इनकार के बावजूद उसे वहां लेकर आए थे। घर के लॉन में इसके तमाम फेलोज और उनके पेरेंट्स इकट्ठा थे। उमर एक कोने में खामोशी से बैठा किसी चीज को बहुत गौर से देख रहा था। निगाहों का मरकज आबिस के साथ हर जगह दिखाई देती 13 साला राविया थी। वो इसकी अपनी भी कज़न थी, वो जानता था, मगर कभी उससे बात नहीं की थी। मगर आज उसे आबिस के साथ यूं देखकर जहन में कुछ सुझाई दिया था उसे। वो जिस तरह राविया को एक पल के भी लिए अकेला नहीं छोड़ रहा था, उससे साफ जाहिर था कि वो इसके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट ने जगह बनाई। कुछ सोचकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, क्योंकि अभी अभी उसने राविया को घर के अंदर जाते देखा था, और ये इत्तेफाक ही था कि आबिस उसके पीछे नहीं गया था। अंदर दाखिल होती ही उसने राबिया को सीढ़ियाँ चढ़ते और एक कमरे के पीछे गुम होते देखा। वो कदम कदम जीने चढ़ते ऊपर आया और उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया। नीचे उतरने की सीढ़ियाँ इस कमरे के काफ़ी नज़दीक थीं। थोड़ी देर बाद राबिया बाहर निकली थी। वो एक दीवार की ओट में हुआ। राबिया जीनों पर कदम रखती नीचे आ रही थी। उमर दीवार की ओर से निकला और बिना चाप पैदा किए उसके पीछे जीने उतरने लगा। आखिरी 2 जीने रहते थे कि किसी की मौजूदगी को महसूस करके वो बेसाख्ता पलटी थी। आबिस से बदला लेने का जुनून कुछ सर पर इस तरह सवार था कि मुकाबिल को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान की परवाह किए बगैर उमर ने उसे धक्का दिया था, और बैलेंस आउट होने के बाद इसका पैर रपटा और वो पूरी तरह नीचे गिरी। उसकी एक दिल खराश चीख सारे लाउंज में गूंजी थी, मगर उसके चिल्लाने की आवाज़ बंद दरवाजे और शोर के बायस बाहर तक नहीं पहुंच पाई थी। खुशकिस्मती से सीढ़ियों की बुलंदी बहुत ज़्यादा नहीं रह गई थी, मगर सर के बल गिरने की बायस पीछे की तरफ से सर में उसे शदीद चोट आई थी। इससे यूं ही एक नज़र ऊपर खड़े शख्स पर डाली जो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। फिर सर की पस को छोकर कुछ महसूस करना चाहा। हाथ में नमी सी महसूस हुई थी उसे। उसने उंगलियां आगे की जानिब की, उंगलियों की पूरों पर लगे सुर्ख रंग को देखकर और सर में उठती दर्द की लहर महसूस करके उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख पड़ चुका था। आबिस! उसके मुंह से बेख्तियार ही ये लफ्ज अदा हुआ था। सामने खड़े शख्स की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो बाकी मानदा नजीने अबूर करता नीचे आ रहा था। राविया उठ बैठी थी, कोन आलूद नजरों से उसे घूरने लगी। उमर ने उसके अंदाज पर गौर नहीं किया था। शदीद तकलीफ के बायस उसकी आंखों से आंसू जरूर जारी थे, मगर वो जिन नजरों से उसे घूर रही थी वो देखने लायक थी। अब की उमर नीचे आ चुका था। निगाहें उसकी खून बरसाती नजरों पर पड़ी तो पल भर के लिए ठटका, और अगले ही लम्हे उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब राविया ने तेजी से खड़े होकर अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोच डाला। यू लिटिल बिच! उसे दहाड़ते हुए उसे एक और धक्का दिया था। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और अब की बार उसका टखना मुड़ गया था। आबिस! टखने को पकड़कर आंखें मीची सख्ती से मीची वो बुरी तरह चिल्लाई थी। मुकाबिल लिटाई से हंस पड़ा। मैं आबिस से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अपनी सुर्ख पड़ चुकी आंखों से उसे घूरा जो अब कदम कदम चलता उसके नजदीक आ रहा था। तुम्हारा आबिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बेफिक्री से बोला। जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर राविया के दिए गए जख्म से निकलने वाले नन्हे ने खून के कतरों को साफ किया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राविया ने उसे वार्न करते उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। कहर बरसाती नजरों से उसे घूरा। जवाबन वो उसी ढिठाई से मुस्कुराता रहा। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मुतासिर किया है छोटी लड़की। इतनी चोटी लगने के बाद भी तुम हमला करने और धमकी देने से बाज नहीं आई। वो घुटनों पर हाथ रखकर नीचे होता राविया की जानिब झुका, जो मुसलसल खड़े होने की कोशिश करती फिर कराह कर रह जाती। तुम इकराम अंकल के बेटे हो ना, बहुत बुरे हो तुम। उसकी आंखों से जारुक कतार आंसू बह रहे थे। आई एम सॉरी छोटी लड़की, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे आबिस का है। वो इसी तरह झुककर उसकी नम आंखों में देख रहा था। क्या मतलब? तुम आबिस हैदर अली के लिए खास हो, और हर वो चीज़ जो आबिस के लिए खास है उसे तकलीफ पहुंचाकर मैं दिल से खुशी महसूस करता हूँ। वो सीधा हो गया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। वो एक पल के लिए भी उससे नहीं डरी थी। मैं मुतासिर हुआ हूँ तुमसे। पहली बार जिंदगी में किसी ने उमर इकराम को मुतासिर किया है, ताज्जुब की बात है। वो हैरानी भरे तासुब देता आगे बढ़ गया। और पहली बार जिंदगी में राविया शाहनवाज को कोई शख्स शदीद बुरा लगा है, ताज्जुब की बात है। उसी के अंदाज में वो पीछे से बोली। उमर ने सूरज से पलट कर उसे देखा। इस छोटी लड़की में से कुछ खास दिखाई दिया था। मैं तुमसे अगली मुलाकात का मुंतजिर रहूंगा, उसे गहरी नजरों से देखते कहा। और मैं आबिस के हाथों तुम्हारी पिटाई के मुंतजिर रहूंगी। वो एक बार फिर उसे लाजवाब कर गई थी। उमर ने एक जोरदार कहका लगाया था। वॉट एवर, फिर लापरवाही से कहता आगे बढ़ गया।
वो घर से बाहर निकलकर लॉन में आया और बाहर राविया की काफ़ी देर से गैर हाजिरी को महसूस करता आबिस अंदर की तरफ बढ़ा। और अंदर आकर जो मंजर उसकी आंखों ने देखा एक पल के लिए उसके हवास मुअत्तल कर गया। वो सीढ़ियों के पास बैठी अपना कटकना पकड़कर रो रही थी और उसके सर की पश्च से खून निकल रहा था। लाउंज में खुलती लॉन की खिड़की से अंदर झांकता उमर उसके परेशान कुन तासुरात देखकर महसूस हो रहा था। उसने देखा आबिस ने राविया से कुछ पूछा है। जवाबन उसने रोते हुए कुछ उसे बताया है और आबिस के कान की लोएं सुर्ख हो गई हैं। अब की बार उमर ने उसे राविया के सर की पश्च से निकलते खून को अपनी उंगलियों की पूरों पर लेते देखा था और इस पल उसकी आंखों में तासुरात उसे दिखाई दिए थे। इसे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ था। उमर ने उसे उठते देखा और फिर कुछ पल बाद फर्स्ट एड बॉक्स लाते और राविया की मरहम पट्टी करते देखा। उसकी आंखों से गोया अंगारे फूट रहे थे। इसी दौरान उसने किसी को फ़ोन भी किया था, शायद किसी डॉक्टर को, क्योंकि उसके टखने पर आने वाली चोट शदीद थी। मरहम पट्टी करके वो उसके कमरे में छोड़ आया था उसे। उमर खिड़की के पास से हटकर लोगों की तरफ चला आया। वो जानता था कि आबिस कभी इतने सारे लोगों के बीच तमाशा नहीं बनाएगा, मगर इस बार वो गलत था। वो गलत था क्योंकि इस लम्हे वो इस बात से बेखबर था कि राविया शाहनवाज को तकलीफ पहुंचाने वाले शख्स को आबिस हैदर अली कभी माफ़ नहीं कर सकता। कुछ देर गुजरी थी कि उसने आबिस को आंधी तूफान की तरह अपनी जानी बातें देखा। आबिस ने इसके करीब पहुंचते ही गिरे बांध से पकड़ के एक जोरदार थप्पड़ सीध किया था। लॉन में गहरा सकवत छा गया। उमर की हरकत से वो तमाम वाकिफ थे, मगर आज पहली मर्तबा तमाम ने आबिस को किसी पर हाथ उठाते देखा था। वो सब बेयकीन थे, हत्ता के तस्मीना भी। हाउ डेयर यू टू हर्ट हर, वो धाड़ा था। उमर के इर्द गिर्द गोया आंधियां सी चलने लगी। दाएं गाल पर हाथ रखे वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। तुमने उसे धक्का दिया उमर, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। उसे चोट आई है उमर, तुमने उसे रुलाया, तुमने राविया शाहनवाज को रुलाया। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसे एक और रसीद किया था और वो जो भी पहले शौक से नहीं निकला था, उसका दिमाग साए साए करने लगा। ऐसी किसी सूरत हाल के बारे में तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। राविया के कुछ देर पहले कहे गए अल्फाज उसके इतराफ में गूंजे। कितना एतमाद था उसके लहजे में, मगर वो समझ नहीं पाया था कि इस लम्हे वो वाकई सच कह रही थी। आंखें सदमे और बेयकीनी के मारे खुली हुई थीं। इसमें इतनी हिम्मत ना बची थी कि वो जवाबन कोई मज़ाहिमत करता। आबिस तो इस कदर ठंडे मिजाज का शख्स था कि आज तक उसने बड़े से बड़े झगड़े में भी कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था। फिर आज क्या थी राविया शाहनवाज उसके लिए? अगर आज उसे कुछ हो जाता ना उमर, मैं तुम्हारी जान ले लेता। एक बात याद रखना, आइंदा इसे तुम्हारी वजह से खरोच भी आई तो वो तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। वो पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारता जैसे आया था वैसे ही चला गया, मगर पीछे तूफान के असरात हर जगह फैले दिखाई दिए थे। उमर ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ऐसा महसूस हुआ था कि वो सब उस पर हंस रहे हैं। उसने दूर खड़े अपने बाप को देखा जो उसकी हिमायत में एक भी लफ्ज़ कहने आगे नहीं आया था। उसने अपने दोस्तों के ग्रुप को देखा जिनके चेहरों पर तमस्खुर था। ऐसी जिल्लत उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। कहर बरसाती नज़र हर एक शख्स पर डालता वो वहाँ से निकल गया। उस रात आबिस के मुतल्लिक़ एक चीज़ उस पर आश्कार हुई थी कि राविया उसके लिए किसी कीमती मता की तरह है, और इस रात वहाँ से निकलकर पूरे शहर में किसी बेआसरा इंसान की तरह भटकते और शहर की खाक छानते एक फ़ैसला था जो उसने किया था। आबिस की ज़िंदगी से राविया को दूर करने का फ़ैसला। उस रात उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, मगर वक्त रुका नहीं था। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता गया था और बल आखिर उसने आपसे किए गए सारे वादे पूरे कर लिए। आज वो एक कामयाब इंसान था, अपने बाप से भी ज़्यादा कामयाब और दौलतमंद। मगर आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी एक चीज़ थी जो वो नहीं कर सका था। वो आबिस की ज़िंदगी से राविया को निकाल नहीं पाया था। राविया पहले सिर्फ उसके लिए ज़िद थी। उसकी ये ज़िद मोहब्बत में कब तब्दील हुई वो नहीं जानता था, क्योंकि हर मुलाकात में से वो नए सिरे से मुतासिर करती थी। पर अब ये मोहब्बत एक बार फिर ज़िद बन चुकी थी। 7 साल पहले आबिस और उसके अलग हो जाने के बाद वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गया था कि उसके कुछ किए बिना ही राविया आबिस की ज़िंदगी से निकल गई। मगर आज वो दोनों साथ थे और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। मगर अब भी उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसके पास मज़ीद प्लान्स बाकी थे। एक 3 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर वाक़ अपार्टमेंट के लिविंग रूम में सोफे पर बैठा शख्स मुकाबिल बैठे बीआर को सवालिया नज़रों से देख रहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बीआर? उसके पुरसोच चेहरे पर निगाहें गाड़े बैठे वो खुद को सवाल करने से न रोक ना पाया। तुम उसको छोड़ो, बस अफगान बॉर्डर जाने की तैयारी शुरू करो। पैंट की जेब में कुछ तोलते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? फरात ने पूरी आंखें निकाल कर उसे देखा था। मतलब तुम्हें अगले महीने की 10 तारीख को समझ आ जाएगा। अपनी मतलूबा शय को निकाल कर नज़रों के सामने किया। चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी।
तुम्हारे इस रूप को अगर बाकी टीम मेंबर्स देख ले तो बेहोश हो जाएंगे। आए दिन किसी ना किसी का सवाल होता है मुझसे कि बीआर मुस्कुराते भी हैं या नहीं। फरहाद ने इसकी मुस्कुराहट पर चोट की। कैप्टन फरहाद, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? बीआर ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा था। मेरा मतलब, अच्छा छोड़ो, अफगान बॉर्डर क्यों जाना है ये तो बताओ। उसकी रूही वहीं अटकी हुई थी। इतने दिनों से कहीं घूमने नहीं गया, सो बस इसीलिए। हद है यार। फरहाद ने बुरा सा मुंह बनाया। जानता था कि अगर उसने सोच लिया है कि नहीं बताना है तो वो नहीं बताएगा। अभी तुमने मेरी हद देखी ही नहीं फरहाद। उसके अंदाज में कुछ था कि फरहाद ने रुककर उसे देखा। बस कर जाओ, देख चुका हूँ सब कुछ। एक तरफ खालिद लतीफ़ बनकर उन तीनों को घुमाया और दूसरी तरफ मुझे जाहिद असलम बनकर सुल्तान के पार्टनर उमर इकराम को घुमा रहे हो। ये हमारे मिशन का हिस्सा है, ये सब तो हमें करना ही था। टांग पर टांग जमाए बैठा शख्स लापरवाह दिखाई देता था। एक बात बताओ मुझे कि उमर इकराम से मिलने तुम खुद क्यों नहीं गए थे? मुझे खालिद लतीफ़ बनाकर क्यों भेजा? क्या तुम नहीं जानते? एक पल के लिए वो संजीदा हुआ था, आंखों में साया सा होकर गुजरा। ओके ओके, मैं जानता हूँ। उसकी संजीदगी को मद्देनजर रखते वो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुसालियाती अंदाज में बोला, मुबादा वो बिगड़ ही ना जाए। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुझे कि सिर्फ एक अटैक नाकाम हुआ और उन्हें खालिद लतीफ़ पर शक हो गया। आखिर इतना जल्दी कैसे? फरहाद भी अब के संजीदा हुआ था। ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि वो तीनों कौन है और यहाँ किस मकसद से आए हैं। बिया ने टांग से टांग हटाकर आगे को होते संजीदगी से बात का आगाज किया। ऐसे में नदीम बेग, जिसे यहाँ इन तीनों ने मकामी लोगों से रवाबित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, उनका एक खास आदमी था। मगर जिस तरह हमने नदीम बेग की इमेज उनके सामने खराब करके उन पर यह जाहिर किया कि नदीम बेग ने उन्हें धोखा दिया, हालांकि वो इसे खालिद लतीफ़ के मुकाबले में काफ़ी पहले से जानते थे। ऐसे में खालिद लतीफ़, जो नया नया उनके ग्रुप में शामिल हुआ था, वो इस पर मुकम्मल एतमाद हरगिज़ नहीं कर सकते थे। रही बात कि उन तीनों ने इसे स्लीपर सेल ग्रुप का हेड क्यों बनाया, तो उस वक्त उनके पास खालिद लतीफ़ के अलावा और कोई ऑप्शन ना था। मगर उन्होंने खालिद लतीफ़ पर कभी भी मुकम्मल एतमाद ना किया। इसका सबूत हाईवे अटैक से पहले पब्लिक पार्क में होने वाला अटैक था, जिसकी इत्तला खालिद लतीफ़ को भी नहीं दी गई थी और किसी स्लीपर सेल के बजाय ये काम उन तीनों ने खुद सर अंजाम दिया था। बात के खिताब पर एक बार फिर पीछे को हो गया था। एजेंट C5 को क्यों मारा उन लोगों ने? फरहाद ने एक और सवाल पूछा। लहजे में एक कुर्ब सा था। बीआर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, एजेंट C5 को हाईवे अटैक की इत्तला मिल गई थी। उसे लगा था कि पिछले अटैक की तरह इस बार वो खालिद लतीफ़ को अंधेरे में रखकर प्लान कर रहे हैं और खालिद लतीफ़ को प्लानिंग की इत्तला ना मिलने का मतलब था कि हम इस अटैक को रोक ना पाते। सो उसने ये इत्तला मुझ तक पहुंचानी चाहिए, जिसकी खबर अर्जुन कुमार को लग गई थी। तुम्हें कब पता चला कि उन तीनों को खालिद लतीफ़ पर शक है? शुरुआत में मुझे लगा था कि खालिद लतीफ़ ने उन्हें एतमाद में ले लिया है, मगर तुम्हारी उमर इकराम से मुलाकात में जो कुछ उसने कहा, मुझे यकीन हो गया था कि ऐसा नहीं है। जानते हो क्यों? बिया ने एक पल के लिए ठहर कर फरहाद को देखा, जो मुकम्मल तवज्जो से उसे सुन रहा था। फिर कदरे वक्फे के बाद दोबारा बोलना शुरू किया। उस मुलाकात में उसने तुमसे सवाल किया था, अर्जुन कुमार को कब से जानते हो? हालांकि उसे पूछना चाहिए था, वसीम एहसन को कब से जानते हो? क्योंकि अर्जुन ने मुझसे अपना आप वसीम एहसन बनकर मुतारिफ कराया था, ना कि अर्जुन कुमार। तुम्हारे कहने का मतलब है उसने जानबूझकर वसीम का असल नाम मेरे सामने लिया, मेरा रिएक्शन देखने के लिए। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद को बेखबर जाहिर करके खालिद लतीफ़ की पोजीशन क्लियर कर देता। फरहाद की आंखों में ना समझी भरे तासुरात उभरे। इन्फॉर्म कर देने से उसका इशारा अपने कान में इस वक्त लगे एयरपेस की जानिब था, जिसके जरिए बीआर उनकी तमाम बातें सुन रहा था। क्योंकि उसका फ़ायदा ना था। उन तीनों को यकीन है कि मैं कुछ भी हूँ, मगर उनका मुखलिस नहीं। यानी उन तीनों का अगला शिकार तुम हो। माहौल में यकदम ही गहरा सकवत छा गया। हाँ, मगर उनके मुझ तक पहुँचने से पहले ही 10 तारीख आ जाएगी। तुम बेफिक्र रहो, वो बेफिक्री से बोला। उफ, 10 तारीख को क्या है बीआर? झुंझुला कर पूछा। अगले महीने की 9 तारीख को अर्जुन और आकाश सुनील से मिलने वाले हैं। एजेंट C5 को मारने के बाद वो दोनों सिर्फ एक बार मिले हैं। तब से लेकर अब तक इनके बीच कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना अंदाज़ा है उन्हें कि वो तीनों हमारी नज़रों में आ गए हैं। वो अब फिर से अपनी पिछली पोजीशन में जा चुका था, टांग पर टांग जमाए, पैर पर धरा पैर छिलाता हुआ। ओह बीआर, 9 तारीख को वो दोनों सुनील से मिलने के लिए अपने बिलों से निकलेंगे और सुनील उनसे मिलने नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी हिरासत में है। ऐसा ही होगा ना? ये कि वो दोनों यहाँ से भागेंगे, मगर डायरेक्ट नहीं, क्योंकि सुल्तान शहबाज के पास नौकरी करने की सूरत में वो इसे कोई ना कोई वजह ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद 10 तारीख की रात को वो दोनों यहाँ से भागेंगे।
सुल्तान तक इत्तला पहुंच गई, मतलब हमारा काम हो गया। अब हम उन दोनों को जैसे चाहे हिरासत में ले सकते हैं। सुल्तान समझेगा वो दोनों छुट्टियों पर हैं और अपने खास आदमियों के गायब होने का उसे वक्ती तौर पर इल्म ना हो सकेगा। और जब तक होगा तब तक सुल्तान भी हमारा शिकार बन चुका होगा। रही बात उमर इकराम की, तो इसकी बारी भी बहुत जल्द आएगी। बिया ने उसकी बात मुकम्मल की। मजीद एक सवाल, तुम्हें कैसे पता चला कि सुल्तान का पार्टनर मोहरा है और असल में सारा काम वो तीनों कर रहे हैं? बहुत आसान था। अगर सुल्तान का पार्टनर मेन बंदा होता तो वो इसको मंदिर आम पर लाकर खालिद लतीफ़ की मुलाकात उससे कभी ना करवाते। मगर असल में सुल्तान के पार्टनर को हर जगह सामने रखकर पीछे से वो अपनी अलग गेम खेल रहे थे, जो अब ज़्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली। चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। बहुत बेहतर। अब बस देर है उन लोगों की मुलाकात की जब इनकी तकून का तीसरा हिस्सा उनसे मिलने नहीं आएगा, और उनके लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि सुनील उनसे मिलने क्यों नहीं आया। ऐसे में वो हवास बाख्ता होकर यहाँ से भागेंगे। पर एक मिनट भी यार, तुम्हें क्यों लगता है कि वो अफगान बॉर्डर से ही भागेंगे? मैंने कब कहा है कि वो दोनों सिर्फ अफगान बॉर्डर के रास्ते से भागेंगे? उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक उभरी थी। आज सनम और शाहनवाज मलिक की रवानगी थी, क्योंकि जिस काम को अंजाम देने के लिए वो दोनों यहाँ आए थे वो अच्छे से निमट चुका था। तो मजीद यहाँ ठहरने की कोई वजह ना बाकी रहती थी। इस वक्त शाहनवाज मलिक राना फवाद ही के घर पर मौजूद थे। अगर तुम वाकई ये चाहती हो तो फिर ऐसा ही होगा। उनके बराबर बैठी राविया के लब उनकी बात सुनकर मुस्कुराहट में ढले। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया किस बात का राविया? तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के लिए मैं जो कर सका करूँगा। और फिर इस्लामाबाद में ब्लैक रोज़ की ब्रांच खुली या कराची में, बात तो एक ही होगी। वो काउच पर अपने बराबर बैठी राविया को देख रहे थे। दूसरी जानिब बेड के नज़दीक खड़ी सनम बैग्स पैक करने में मसरूफ़ थी। आप नहीं जानते बाबा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। राविया, आप इसको इस बारे में बताया है तुमने? खामोशी से काम में मसरूफ़ सनम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। मैं आज ही उनसे बात कर लूँगी। बेहतर। और तुम्हारी पेंटिंग्स का क्या करना है? उनका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। बैग्स को यूं ही बेड पर छोड़कर वो उसके पास चली आई थी। पेंटिंग्स? एक पल के लिए उसकी आंखों में लालमी भरे तासुरात उभरे, जो हर साल बर्थडे पर तुम्हें मौसूल हो रही हैं। वो उसके बराबर में बैठते हुए बोली। अब मंजर कुछ यूं था, काउच पर राविया दरमियान में, जबकि उसके दाएं और बाएं शाहनवाज मलिक और सनम बैठे थे। राविया के माथे पर सोच की लकीरें उभरी। मम्मी पापा, वो पेंटिंग्स मुझे चाहिए। आप वापस जाकर मुझे भिजवा दीजिएगा। आंखों में गहरी सोच पिन्हा थी। ओके। सनम ने इस बात में सर हिलाया। फिर काफ़ी देर वो यूं ही उनके साथ बैठकर बातें करने रहने के बाद अपने कमरे में आई थी। जोहर की नमाज अदा करने की गर्ज से नमाज उठाया ही था कि किसी ख्याल के तहत बेड साइड टेबल पर पड़े अपने फ़ोन की तरफ चली आई। सनम और शाहनवाज मलिक की फ़्लाइट की वजह से आज सुबह ही से मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहने के बायस वो मोबाइल चेक नहीं कर पाई थी। अभी उठाया तो सामने नजर आते नोटिफिकेशन को देखकर इसके अब्रू इकट्ठे हुए। उमर की जानिब से एक वीडियो मौसूल हुई थी और साथ ही एक मैसेज भी। मे यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, जिसके आगे दो कहके लगाते चेहरे थे। राविया के माथे पर बल पड़े। उमर की तरफ से ऐसा मैसेज खिलाफी तवक्को था। उसने धड़कते दिल के साथ वीडियो खोली और जैसे जैसे वो वीडियो चलती रही उसके चेहरे पर एक के बाद आकर एक रंग गुजरता रहा। वीडियो के इख्तिताम पर वो गिरने के से अंदाज में बेड पर बैठी थी। वो वीडियो आम थी राविया के लिए, क्योंकि वो उसका असल जानती थी, मगर कोई और था जो नहीं जानता था। और इस लम्हे अपने कमरे में बैठे राविया को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था कि ये वीडियो सिर्फ उसे ही नहीं भेजी गई, कोई और भी है जिसे ये वीडियो भेजी गई है। आप इस शख्स को जो इस वीडियो के असल से ना वाकिफ है। बाप चहारम, इंतहाए मोहब्बत। स्याही माइल आसमान में टिमटिमाते तारों का रंग गोया दूधिया सफ़ेद मालूम होता था। जंगल तारीक था, मजीद उस पर इसरारियत भरा हबस सदा माहौल रात के इस पहरवी मौसम में गर्मा की किसी घुटन ज़्यादा और आग बरसाती दोपहर का मंजर पेश कर रहा था। कहीं दूर बहते झरने की तेज़ आवाज़ खामोशी को चीरती दिखाई देती थी। ऐसे में जंगल में रिंगते हशरातुल अर्ज और कदावर दरख्तों ने किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनी। इस शख्स के कदमों तले ज़मीन पर बिखरे सूखे पत्ते दब दब कर चुरमुर की आवाज़ पैदा कर रहे थे। उदासी में डूबे माहौल पर ढीले ढाले अंदाज में चलता वो शख्स इसी माहौल का हिस्सा मालूम होता था। एक मकाम पर आकर कदमों की आवाज़ रुकी। इसके कदमों के रुकने के साथ ही एक तेज़ हवा का झोंका सरसराता हुआ इसे छूकर गुजरा। यकदम ही इस ठंडी हवा के झोंके ने दरख्तों के पत्तों को झुरझुरी लेने पर मजबूर किया।
हर्षरातुल अर्श भी रुककर गोया हवा की इस लहर को महसूस करने लगे थे। जिस मकाम पर वो रुका था वहां लकड़ी का एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर बना हुआ था। उसने एक बार फिर कदम आगे की जानिब बढ़ाया और घर के करीब पहुंचकर लकड़ी का बना दरवाजा धकेला। दरवाजे के खुलने के साथ ही एक तेज आवाज पैदा हुई थी। पल भर के लिए इतराफ की हर चीज ने ठहर कर उस शख्स को देखा और उसकी आंखों में छाए वीरानी को महसूस करके माहौल मजीद उदास हो गया। दरख्त के पत्ते इसकी उदासी को महसूस करके मातम करना से अमीन बोस हुए। वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। हैरानी की बात थी मगर वो घर जंगल की मानित तारीक ना था। उस झोंपड़ी नुमा घर में जगह जगह कंदीलें जल रही थीं जो इस घर को रोशन किए हुई थीं। उस समय उस शख्स को रोशनी की कोई अशद ज़रूरत ना थी क्योंकि अपना काम वो दिन के वक्त ही ख़त्म कर चुका था जो इस लम्हे दीवार के साथ रखा दिखाई दे रहा था। दो एजल्स पर सजी मुख्तलिफ फूलों की दो पेंटिंग्स जिनके रंग कंदीलों की नारंगी रोशनी के बायस मुख्तलिफ दिखाई दे रहे थे। वो आगे बढ़ा और लकड़ी की बनी दीवार के साथ रखी पहली पेंटिंग की तरफ आया। सुर्ख गुलाब। हाँ, वो सुर्ख गुलाब ही की पेंटिंग थी। उस शख्स की आंखों में किरचियां सी छुपी। उसने रुख दूसरी पेंटिंग की तरफ मोड़ा। गुलाबी रंग का कैमेलिया का फूल था वो। पेंटिंग के करीब ही जल्दी एक कंदील की रोशनी उसकी स्याह चमकदार आंखों में गोया शोले से उभार रही थी। उसने रुख एक बार फिर पहली पेंटिंग की जानिब मोड़ा। सुर्ख गुलाब। यही पेंटिंग थी जो इस बार वो उसे भेजने वाला था। 4 साल गुजर गए थे। न जाने मजीद कितना वक्त गुजरना बाकी था। अगले साल वो कैमिलिया की पेंटिंग भेजेगा उसे, उस शख्स ने सोचा। और इसके बाद कुछ बाकी रहता था क्या? उस सवाल का जवाब उसके पास ना था। यकदम ही तारीख जंगल में छाई सारी वीरानी निचड़ कर उसकी आंखों में समा गई और उसे लगा कि वो अब कभी उस तक रसाई हासिल नहीं कर पाएगा। मगर नहीं, वो ऐसा इंसान ना था जो जल्द हार मान ले। वो अपने इरादों का पक्का था। हारना उसकी फितरत में ना था और जीतना उसका मिजाज था। कौन जाने कि ऐसे शख्स के लिए वक्त क्या फैसला करने वाला था। मुमकिन था ये हिज्र जल्द ही ख़त्म हो जाए और शुरुआत हो एक नई दास्तान की, इंतहाए मोहब्बत की। स्याह पैरों को छूते फ्रॉक में मलबूस कंधे से कुछ नीचे बिल्कुल सीध में आते गहरे भूले बालों को ब्रश करके एक तरफ डाले, मेकअप के नाम पर आंखों में गहरा काजल और लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए, कानों में सिल्वर झुमके पहने, हम रंग दुपट्टों को खोलकर दोनों शानों पर फैलाकर सर पर टिकाए सिंगार में इसके सामने खड़ी लड़की अब अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में थी। राविया बेटा, जल्दी बाहर आओ, दफातन किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कहा। तायराना नजरों से खुद का जायजा लेते अब वो अपना पर्स उठाकर बाहर निकल आई थी। लाउंज में कदम रखते ही वहां मौजूद लोगों के दरमियान उसने एक चेहरे को तलाशना चाहा। नजरें मायूस पलट आईं। दिल पूरी तरह डूबा था। क्या आबिस ने वो वीडियो देख ली है? अंदर कहीं एक सवाल ने सर उठाया और वो चाहकर भी सर झटक ना पाई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। तस्मीना उठकर उसके करीब आई थी। शुक्रिया। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए सर को हल्का सा खम दिया। आबिस नहीं आए? सरसरी सा पूछा। अलबत्ता एक बेचैनी का एहसास था जो पूरे वजूद में सरायत करता जा रहा था। आना उसे ही था मगर कोई ज़रूरी काम आन पड़ा तो मुझे कहा कि तुम्हें ले आऊं। उसकी जहनी कैफियत का असर था क्या? उसे लगा कि तस्मीना कुछ छुपा रही हैं। बेहतर। लहजे में मायूसी घुल गई थी जो तस्मीना से मख्फी ना रह सकी। चलें? उसका ध्यान बटाने को कहा। जी। मुख्तसरन कहती वो समीना और राना फवाद से मिली। सनम और शाहनवाज मलिक कल रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद रवाना हो चुके थे। अगले 10 मिनट के अंदर वो दोनों घर से निकले थे। मुख्तलिफ सड़कों से होती ही उनकी गाड़ियाँ स्याह और सफ़ेद रू हाउस के सामने आकर रुकी। राविया गाड़ी से नीचे उतरी थी। दूसरी जानिब से तस्मीना भी बाहर आई थी। आगे बढ़कर स्याह मेन गेट को धकेला तो वो खुलता चला गया। पीछे चलती राविया के जहन में एक मंजर ताज़ा हुआ था। 3 माह पहले का मंजर, जब उसने 7 साल बाद पहली मर्तबा इस घर में कदम रखा था। क्या इस लम्हे उसे मालूम था कि वो एक दिन इस तरह इस घर में आएगी? यकीनन नहीं। हम इंसान भी कितने बेखबर होते हैं। उनके साथ ही चलती अब वो अंदर आई थी। तस्मीना उसे आबिस के रूम में छोड़कर वापस नीचे चली आई। दरवाज़ा बंद करके राविया पलटी और फर्श पर बिछे नरम स्याह कालीन पर पैर जमाए छोटे छोटे कदम उठाती कमरे के वस्त में आ खड़ी हुई और पन्नों के पल घूमकर तनकीदी नज़रों से इतराफ़ का जायज़ा लिया। राविया के रूम की तरह ये कमरा भी मुकम्मल स्याह रंग पर इस्तवार किया गया था। कमरे में दाखिल होते ही साथ वाली दीवार पर काउच था जबकि बाएं जानिब राइटिंग टेबल थी। कुछ आगे की तरफ बेड था जिसके ठीक सामने बाएं तरफ वार्डरोब थी। बेड के दाएं जानिब दीवार की खिड़की पर 7 ब्लाइंड्स थे जो इस वक्त हटे हुए थे। पूरा कमरा मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज था।
छोटी से छोटी चीज़ भी अपनी जगह पर मौजूद थी। ये इस बात का सबूत था कि इस कमरे का मकीन नहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से रहने का आदी है। आज वो इस कमरे में पहली दफ़ा नहीं आई थी, मगर फिर भी आज ये कमरा उसे बिल्कुल मुख्तलिफ लगा था। एक अजीब कश्मकश का शिकार थी वो इस वक्त। ये सब उसके लिए नया था। दिल में फैल चुका बेचैनी का जाल अब मज़ीद वसी होता जा रहा था। जहन को बटाने की नाकाम कोशिश करते वो आगे आई थी। बिला इरादा ही वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। सामने आबिस के तमाम कपड़े लटके दिखाई दे रहे थे। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला। उसे हैरत ना हुई ये देखकर कि वो इसके अपने कपड़ों से भरा हुआ था, क्योंकि अपना सारा सामान वह यहाँ आने से पहले ही भिजवा चुकी थी, जो फरवा और तस्मीना ने मिलकर आबिस के रूम में सेट किया था। वो सिंघार में इसकी तरफ चली आई, जहाँ मुख्तलिफ किस्म का मेकअप और इसके इस्तेमाल की दीगर अशिया रखी नजर आई थी। शायद आबिस के लिए सब इरिटेटिंग हो, वो बड़बड़ाई, मगर आवाज़ कदरे बुलंद थी। भाई के लिए सब बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। उन्होंने खुद हमें सामान सेट करने के लिए गाइडलाइंस दी थी। फरवा जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी, इसकी ऊंची बड़बड़ाहट सुनकर फ़ौरन ही बोली। राविया भी साख्ता पलटी थी। अच्छा, बस मुझे ऐसे ही लगा, कंधे झुकाकर कहा। आप अच्छी लग रही हैं। फरवा ने सर से पैर तक सताइशी अंदाज में उसका जायज़ा लिया था। जिसको दिखाने के लिए तैयार हुई हूँ वो तो यहाँ है ही नहीं। राविया ने सोचा, मगर कहा तो बस ये, शुक्रिया। मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। वो जो अब तक दरवाजे के करीब ही खड़ी थी, कुछ आगे को आती बोली। मुझे भूख नहीं है फरवा। भाई को आने में लेट हो जाएगा शायद। आप कब तक भूखी रहेंगी? इसकी बात पर राविया ने अजीब नज़रों से उसे देखा। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। फिर आहिस्तगी के साथ बोली, जैसे आपको ठीक लगे, मगर ज़्यादा देर मत करना। जब भूख लगे कुछ खा लेना। मुस्कुराकर उसे हिदायत दी। ओके। राविया ने भी जवाबन मुस्कुराकर सर को हल्का सा खम दिया था। फिर फरवा वापस चली गई और वो बेड पर एक तरफ आकर बैठी, सर बेड ग्राउंड से टिकाकर आंखें मूंद लीं। काफ़ी देर गुजरी थी उसे इसी पोजीशन में बैठे, जब किसी एहसास के तहत उसने आंखें खोलकर निगाहों के सामने नजर आती वॉल क्लॉक को देखा, जो रात के 11 बजा रही थी। वो उठ बैठी, ड्रेस चेंज करने का इरादा किया, फिर तर्क कर दिया। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आई थी। नीचे आकर देखा तो सारा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। फरवा यकीनन सो गई थी। स्कूल के 22 और तस्मीना भी अपने रूम में थीं। रात के 11 बज गए थे। वो घर नहीं आया था। क्या उसने वो वीडियो देख ली थी? क्या उसे नज़रअंदाज करने की खातिर वो घर नहीं आ रहा था? जहन मुख्तलिफ सवालों की आमाजगाह बन चुका था। दोबारा रूम में जाने के बजाय वो लाउंज में ही एक सोफे पर आ बैठी। सोफे की पर्च से टेक लगाए बैठे उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। उसे शदीद नींद आ रही थी, मगर वो उसका इंतज़ार करते रहना चाहती थी। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी, मगर वो उसका सामना करना चाहती थी। देखना चाहती थी कि वो इसे यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करता है। क्या नाराज़ होगा या नज़रअंदाज कर देगा? क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद इसका मुतवक्किर रद्द-ए-अमल राविया की नज़र में ऐसा ही होना चाहिए था। दफतन एक खटके ने उसके हवास बहाल किए। नींद का कलबा पल में टूटा था। लाउंज में किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। उसने पूरी आंखें खोलकर सामने से चलते आते शख्स को देखा। ब्लू जीन्स पर सफ़ेद बटनों वाली शर्ट में मलबूस शख्स, जो एक पल के लिए उसे वहां देखकर ठटक कर रुका था। राविया उठ खड़ी हुई। अस्सलामुअलैकुम पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम दूसरी जानिब से संजीदगी से कहा गया। राविया का दिल गहरे पानियों में डूबा। अपने बदतरीन ख्यालात दुरुस्त होते महसूस हो रहे थे। उसके इतराफ में खतरे के अलार्म से बजने लगे। वो आगे आकर सोफे पर बैठता अपने जूतों के तस्मे खोलने लगा। राविया कुछ पल के लिए अंदर गई थी। वापसी पर उसके हाथ में पानी का भरा हुआ गिलास था। पानी? उसके करीब रुकते हुए मध्यम से लहजे में कहा। आबिस ने निगाहें उठाकर उसे देखा। राविया ने नजरें चुराईं। वो उसे नहीं देख रही थी, मगर उसकी नज़र को खुद पर बाखूबी महसूस कर रही थी, जो कभी इसे तो कभी उसके हाथ में मौजूद पानी के गिलास को कुछ हैरत से देख रहा था। पानी, राविया ने फिर कहा था। दूसरी जानिब उसने कुछ भी कहे बगैर उसके हाथ से पानी का गिलास थामा था। वो इतना खामोश क्यों है? कुछ कह क्यों नहीं रहा? अगर वो वीडियो देख लिया तो गुस्सा करे, कोई सवाल पूछे। इसकी खामोशी राविया का इज़्तिराब मजीद बढ़ा रही थी। खाना लगा दूं? लहजे में झिझक दर आई थी। आबिस ने अब की बार फिर उसी हैरत अमेज अंदाज में उसे देखा। राविया सटपटाई। खाने का पूछ रही हूँ। दोबारा अपनी बात दोहराई थी। जवाबन वो उसी खामोशी से खड़े होकर उसके मुकाबिल आया। चंद लम्हे उसका बगौर जायजा लिया, जो आंखों में इज़्तिराब और बेचैनी लिए उसे तक रही थी। मैं इस प्रोटोकॉल का आदी नहीं हूँ राविया। हमेशा से अपना हर काम खुद करता आया हूँ। तुमसे बेहतर और कौन है जो ये बात जान सकता है? लहजा संजीदा मगर नरम था।
जवाबन राविया कुछ बोल ना पाई। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं लाया कि अगर मैं आधी रात को भी वापस लौटूं तो तुम मेरे इंतजार में भूखी प्यासी बैठी रहो या मेरे आने पर अपनी नींद भूलकर मेरी खादत मदारत में लग जाओ। इसके चेहरे को नजरों में लिए वो कह रहा था, यकीनन तुमने खाना नहीं खाया होगा अब तक। आखिरी बात कहते तादीबी नजरों से उसे देखा। मैं वो आज पहली मर्तबा आबिस के सामने उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। 5 मिनट दो मुझे, फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ खाएंगे। नरम सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता भी एक कदम ही आगे बढ़ाया था जब किसी ख्याल के तहत दोबारा पलटा। सुनो, पीछे से उसे पुकारा। जी। वो जो किचन की तरफ बढ़ने लगी थी उसकी आवाज़ पर रुककर पलटी। ब्लैक सूट्स यू। इशारा उसके स्याह कपड़ों की जानिब था और वो जो समझ रही थी कि आबिस ने उसकी तैयारी पर गौर भी नहीं किया, दिल से खुश हुई थी। शुक्रिया। लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले। बेचैनी का जाल काफ़ी हद तक साफ हुआ था मगर मुकम्मल नहीं, क्योंकि अब भी जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे। अगले 5 मिनट बाद वो वाकई बाहर था। किचन में लगी चौकोर मेज़ पर खाना लगाने में राविया की मदद की और फिर उसके दाएं जाने वाली कुर्सी संभाली। राविया ने अपने खुले बालों को गोल गोल जूड़े की शक्ल में लपेट लिया था। आबिस ने उसकी प्लेट में खाना निकालने के बाद अपनी प्लेट भरी। वो खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देखती रही। जहन बुरी तरह उलझ रहा था। आबिस, बिल आखिर वो उसे पुकार बैठी। चावलों की डिश को एक तरफ रखता हुआ उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। कुछ बात करनी थी आपसे। खाने के बाद। उसके दो टोक जवाब पर वो खामोश हो गई। अलबत्ता खाना शुरू नहीं किया था। वो बेमकसद चम्मच प्लेट में हिला रही थी और वो बहुत गौर से उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। बिना कोई सवाल के चावल का एक चम्मच भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। रावे ने चौंक कर उसे और फिर उसके हाथ को देखा जिसमें उसने चम्मच थाम रखा था। खाओ, नरमी से कहा। राविया ने हल्का सा आगे होकर पहला लुकमा लिया था आबिस के हाथ से। उसने चम्मच दोबारा से भरकर उसके सामने की। बिना चूं चढ़ा के राविया यूं ही उसके हाथ से खाती गई। गले में आंसू का गोला सा अटक रहा था मगर बज़ाहिर वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठी थी। उसे खाना मुकम्मल करवाकर अब वो अपने खाने की तरफ आया था। राविया यूं ही बैठी उसे तकती रही। उसकी नज़रों के इर्तकास को महसूस करके आबिस ने एक पल के लिए हाथ रोककर उसे देखा और सवालिया अबरू अचकाई। राविया ने नफी में सर हिलाकर नज़रों का जाविया बदल लिया। आबिस ने दोबारा खाना शुरू किया। वो दोबारा इसी महवियत से उसे तकने लगी। अब की बार आबिस ने फिर हाथ रोककर उसे देखा था। उसके देखने पर राविया ने फिर नज़रें दूसरी जानिब फेर लीं। आबिस के चेहरे पर लम्हाती मुस्कुराहट उभरी। राविया की हरकत उसे महसूस कर रही थी। दोनों के बीच हाल मायने खेसी खामोशी में वक्फे वक्फे से चम्मच के प्लेट से टकराने की आवाज़ उभरती और दम तोड़ती थी। दफतन आबिस ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली। एन इसी लम्हे राविया ने उसे देखा था। आबिस की आंखें मुस्कुराईं। राविया ने बमुश्किल नजरें फैलीं। तुम देख सकती हो मुझे जितना मर्जी चाहे, कोई पाबंदी नहीं है, स्याह चमकदार आंखों वाले शख्स ने कहा। शोकपन से पाक लहजे में एक महसूस कुन मकनातीसियत सी थी। चंद लम्हों तक वो अपनी नजरें उसकी आंखों से ना हटा पाई मगर यह आसान ना था। उसकी स्याह चमकदार आंखों में देखता रहना आसान ना था। राविया ने कुछ खज्जल होकर नजरें चुराई और खफीफ से अंदाज में सर झटका। वो भी मदम सा मुस्कुराकर सर झटकता खाने की तरफ मुतवज्जे हुआ। कुछ देर गुजरी जब वो खाना खत्म करके खड़ा हुआ था। राविया के साथ मिलकर बर्तन समेटने के बाद दोनों के लिए कॉफ़ी तैयार की और उसे लिए लॉन में चला आया। कॉफ़ी की घूंट पड़ते वो दोनों चहलकदमी कर रहे थे। लॉन में लगे मुख्तलिफ पौधों के पास से गुजरते बहुत से मनाजिर थे जो इस लम्हे से याद आ रहे थे। राविया, तुम्हें याद है ये पौधा हमने मिलकर लगाया था। कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट भरता वो एक पौधे की तरफ इशारा कर रहा था। राविया ने उसकी नज़रों के ताकुब में गायब दिमागी से देखा। सोचे मुंतशिर थी से वो अपने इस पौधे पर ज़्यादा गौर ना कर पाई। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उमर ने वो वीडियो आबिस को भी भेजी है मगर समझ नहीं आ रहा था कैसे उस बारे में बात करें। आबिस, काफ़ी हिम्मत जमा करके एक बार फिर उसे पुकारा। और ये दूसरा पौधा? उसने शायद उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। वो अपने ख्याल में रवानी से कुछ कहे जा रहा था। आबिस, राविया ने दोबारा उसे पुकारा, ये सोचकर कि शायद उसने उसकी आवाज़ न सुनी हो। आगे कुछ मत कहना प्लीज़। उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए आम से लहजे में कहता हुआ राविया को पत्थर कर गया। वो वहीं जम गई थी, साकित और जामिद से। आबिस कुछ आगे बढ़ा, फिर उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके रुख मोड़ा। 2 कदम के फासले पर खड़ी वो डुबडुबाई आंखों से उसे देख रही थी। आबिस ने तासुब से उसे देखकर नफी में सर हिलाया और उसकी जानिब गया। एन उसके सामने रखते हुए उसकी आंखों में देखा। When I said I trust you, I meant it.
अपने कहे गए एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो राविया को हर फिक्र से आज़ाद कर गया। राविया की उन नम आंखों में एक लम्हे के लिए एक अक्स उभरा था। उस मंजर का अक्स जब उमर की तरफ से उसे वीडियो मौसूल हुई थी। राविया ने धड़कते दिल के साथ वीडियो खोली और जैसे जैसे वो वीडियो चलती रही उसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गुजरता रहा। वीडियो में एक मंजर कैद था, राविया और एहतशाम की काफ़ी दिन पहले हुई गुफ्तगू का मंजर। उस दिन का मंजर जब गुफ्तगू के इख्तिताम पर एहतशाम ने उमर को राविया के कमरे के बाहर पाया था। कब तक हकीकत से भागती फिरोगी राविया? अब तो फुप्पो ने सनम आंटी से भी बात कर ली है। एहतशाम की इस बात पर दरवाजे तक जाती राविया रुककर पलटी थी। खाला जान के मम्मी बाबा से बात करने का ये मतलब नहीं कि मैं अभी से शादी पर राजी हो जाऊंगी, क्योंकि बात तो फिर इकराम अंकल ने भी कर रखी है। कुछ था जो बेड के करीब स्टूल पर बैठे एहतशाम को खटका था। तुम आबिस के मुकाबले में उमर को चुनोगी? भी यकीनी के आला में खड़ा होता वो इसके मुकाबले आया। मैंने ये तो नहीं कहा। राविया ने कंधे अचकाए। फिर क्या मतलब है तुम्हारी बात का राविया? ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रह पाते। राविया के इस जुमले पर वीडियो का इख्तिताम था और वीडियो के इख्तिताम पर वो गिरने के अंदाज पर बेड पर बैठी थी। वो वीडियो आम थी राविया के लिए, क्योंकि वो उसका असल जानती थी, मगर कोई और था जो नहीं जानता था। और इस लम्हे अपने कमरे में बैठी राविया को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था कि ये वीडियो उसे ही नहीं भेजी गई थी, कोई और भी है जिसे वीडियो भेजी गई है। वो शख्स जो इस वीडियो के असल से नावाकिफ़ है। राविया ने वो अल्फाज गुस्से और खफगी की कैफियत में अदा किए थे, मगर गुस्से में अदा किए गए ये अल्फाज किसी के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो सकते थे। ज़बरदस्ती का रिश्ता। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। उसे एक पल भी नहीं लगा था ये समझने में कि उमर ने ये वीडियो आबिस को क्यों भेजी होगी, उस पर यह जाहिर करने के लिए कि राविया उससे शादी नहीं करना चाहती थी और यह रिश्ता ज़बरदस्ती की बुनियाद पर कायम हुआ है। और आबिस, वो क्या सोचेगा इस बारे में? क्या उन्हें यह लगेगा कि मैंने उनसे झूठ कहा, सिर्फ अपने बाबा और ब्लैक रोज़ को सेफ रखने के लिए एक समझौता किया? वो बेयकीनी से सोच रही थी। इसके बाद आंखों से एक के बाद एक आंसू फिसल रहा था और गोद में पड़े जानमाज में जज्ब हो रहा था। उसने निगाहें झुकाईं। गोद में पड़े जानमाज को देखकर वो एकदम ही खड़ी हुई। आंसू आंखों से रवां थे और इसी तरह उसने जोहर की नमाज अदा की थी। नमाज से फारिग होकर दुआ के लिए हाथ उठाए। ज़ारों के तार आंसुओं के दरमियान सिर्फ एक दुआ थी जो लबों से निकली थी। ऐ मेरे रब, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। उस लम्हे एक पुकार थी जो फर्श से अर्श तक गई थी। उस पुकार में तड़प थी और यकीन भी कि वहाँ से मदद ज़रूर आएगी। और जब यकीन कामिल हो तो अर्श से मदद हर हाल में आती है। राविया, आबिस की आवाज़ पर वो हाल में वापस लौटी थी। आबिस, आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ कांपी। राविया, डोंट से एनीथिंग। ये रिश्ता ज़बरदस्ती तय नहीं हुआ, मेरी मर्ज़ी से तय हुआ है। मैंने वो अल्फाज गुस्से में कहे। राविया, स्टॉप। मैंने वो अल्फाज गुस्से में कहे थे, इस वक्त जब मैं खफा थी आपसे। वो वीडियो सच नहीं है। राविया, मुझे चुप मत करवाएं, बोलने दें प्लीज़। बोलने दें मुझे कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई और ना कभी मैं उमर को चुन सकती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं कर सकती आबिस, क्योंकि मुझे मोहब्बत है आपसे। आई लव यू, आई रियली लव यू। वो रोने के दरमियान कह रही थी और दूसरी जानिब बस एक लम्हे के लिए आबिस साकित हुआ था। इस लम्हे वो इस इज़हार की तवक्को हरगिज़ न रखता था। अगले ही पल उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। राविया रोना भूलकर उसकी मुस्कुराहट को देखने लगी। मुझे किसी भी किस्म की वजाहत की ज़रूरत नहीं है राविया। अगर आइंदा ऐसी किसी सूरत हाल का सामना हो तो हरगिज़ भी ये मत सोचना कि मैं तुम पर कभी शक कर सकता हूँ। मुझे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा तुम पर भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मोहब्बत का पहला असूल ही भरोसा है। भरोसे के बगैर मोहब्बत अपाहिज होती है और ऐसी माजूर मोहब्बतें ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह पाती। सादा मगर गंभीर लहजे में कहता हुए इसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। राविया यकटक उसे देख रही थी। बिलाशुबा वो शख्स इसके लिए एक हसीन तोहफा था रब की तरफ से। तुम मेरे लिए कीमती मता की तरह हो राविया। खुद को बिला वजह फिक्रों में उलझाकर यूं हल्कान मत किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। राविया की गहरी भूरी आंखों में सितारे से झिलमिलाए थे। वो शख्स उसे हमेशा मोतबर कर जाता था, आज भी कर गया था। एक आखिरी बात, उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों की पूरों पर लेते हुए कहा। राविया इतराफ की हर चीज़ से बेखबर बस उसे ही देख रही थी। आई लव यू टू, मोहब्बत, अपनायत और नरमी से कहते हुए इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो।
इसकी आंखों में झांककर कहते एक बार फिर उसे मुस्कुराने की वजह दी और उसे साथ ही आगे बढ़ गया। दोनों के हाथ में मौजूद कॉफी मग्स के अंदर दिखाई देता माया अब ठंडा हो चुका था, मगर वहां फिक्र किसे थी। दूसरे दिन की सुबह स्याह सफेद रू हाउस के एक कमरे में ब्लैक जींस पर ग्रे शर्ट में मलबूस कलाई में स्याह घड़ी बांधे, आसीने को कोनियों तक फोल्ड किए, हल्की बड़ी शेव और माथे पर आगे की जानिब गिरते बालों के साथ सिंगार मेज के सामने खड़ा शख्स, जो बज़ाहिर खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करता, अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में था। पिछले 10 मिनट से आईने में दिखाई देती राबिया को अपने सैंडल्स की स्ट्रैप के साथ उलझता देख रहा था। बेड पर बैठी वो झुककर सैंडल के स्ट्रैप बंद करने की कोशिश में लगी थी। झुकने के बायस उसके खुले बाल दोनों तरफ से उसके चेहरे के गिर्द बिखर रहे थे, जो इसे मजीद कोफ्त में डाल रहे थे। एक पल के लिए वो सीधी हुई और बालों को दोनों जानिब से कान के पीछे अड़सा। फिर वो दोबारा झुककर सैंडल के स्ट्रैप की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बाल फिर बिखर गए। आखिरकार उसने शदीद झुंझुलाकर दोबारा सीधे होते बालों का गोल मोल जूड़ा बनाया। माथे पर 3 जाल बल पड़ गए थे। परफ्यूम की शीशी को संघार में इस पर दोबारा रखता वो इसकी जानिब आया। राबिया ने आहट पर उलझन भरी नजरें उठाकर उसे देखा। ये स्ट्रैप्स बंद ही नहीं हो रहा आबिस। वो रूहानसी हुई। अगले ही लम्हे वो इसकी कदमों में बैठा था। अभी स्ट्रैप की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कोई दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। भाई आप ही और कितनी देर लगाएंगे, जल्दी, रवानी में कहती फरवा एकदम ही रुकी थी। उन दोनों ने बैक वक्त रुख मोड़कर उसे देखा। राबिया ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला, जबकि आबिस दोबारा नजरें झुकाकर उसके स्ट्रैप्स बंद करने लगा। दूसरी जानिब फरवा दांत निकाले उन दोनों को देख रही थी। राबिया ने नजरें मोड़ लीं, जबकि आबिस फरवा की मुस्कुराहट को खातिर में न लाता उसके दोनों सैंडल्स के स्ट्रैप्स बंद करता उठ खड़ा हुआ था। आबिस भाई, कल मुझे रू हाउस नंबर 321 वाली शबाना आंटी मिली थी। पता है क्या कह रही थी? वो जो साइड टेबल की तरफ जाकर अपना फ़ोन उठाने लगा था, उसकी बात पर रुककर उसे देखने लगा। राबिया भी फरवा की जानिब मुतवज्जे हुई। जो भी कहा है तुम्हें कहा है, उन्होंने तो तुम्हें ही पता होगा। आगे बढ़कर फ़ोन उठाते हुए सरसरी से जवाब दिया। आपको याद होगी उनकी बेटी साइका, जिसका आप पर बहुत बड़ा क्रश है। अल्लाह मान, आप ही ज़ेरे लब बड़बड़ाया। दूसरी जानिब राबिया पूरी आंखें निकालकर फरवा को देखने लगी थी। आगे बढ़ो फरवा, राबिया ने तेजी से कहा। आबिस ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर उसे देखा। शबाना आंटी कह रही थी उनकी बेटी आपकी शादी की खबर सुनकर शदीद बीमार पड़ गई है। फरवा ने लब दबाते हुए कहा। वो मेरी शादी की खबर सुनकर नहीं, तीसरी बार बीए में सप्ली आने पर बीमार हुई है। फ़ोन पर उंगलियां चलाते आम से अंदाज में आबिस ने कहा। आपको कैसे पता चला कि उसकी सप्ली आई है? राबिया ने झटके से गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। कॉलोनी को पता है, कोई नई बात नहीं है। वो हनूस मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। राबिया कुछ मुतमिन हुई। वो कुछ और भी कह रही थी। फरवा ने तमहीद बांधी। अपनी हंसी रोकने की कोशिश के बायस उसका चेहरा हमेशा की तरह सुस्त पड़ रहा था। क्या? राबिया की तरफ से सवाल आया। वो कह रही थी कि बहुत जब्त के बावजूद फरवा का कहका छूटा। आबिस उसे देखकर नफी में से हिलाया, फिर दोबारा मोबाइल पर झुक गया, जैसे इस वक्त उससे ज़रूरी और कोई काम ना हो। जल्दी बताओ फरवा, राबिया ने बेसब्री से कहा। वो कह रही थी कि तुम्हारा भाई भी पूरा जन मुरीद निकला। शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी से हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। फरवा ने एक बार फिर जोरदार गहका लगाया, जबकि राबिया को तो सदमा ही लग गया था। अपनी जल्दबाजी पर 100 दफ़ा लानत भेजती वहां से उठकर बाहर निकल गई। फरवा न जाने कितनी देर तक हंसती रही थी। दूसरी जानिब फ़ोन पर मसरूफ आबिस ने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब हंस लिया हो तो जाकर राबिया को बुला दो, काम है मुझे इससे। आबिस ने एकदम उसे डपटा तो उसकी हंसी को ब्रेक लगा। अगले ही लम्हे वो वहां से रफू चक्कर हुई थी। आप ही जाइए, आपके मजाजी खुद आपको बुला रहे हैं, लाउंज में दाखिल होते ही ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। राबिया के साथ खड़ी तस्मीना ने फरवा को आंखें दिखाकर बाज रहने का इशारा किया था। दूसरी जानिब राबिया एक सख्त घूरी से उसे नवाजते बिगड़े तेवर लिए वहां से निकली। पीछे फरवा का जन्नाती कहका पूरे लाउंज में गूंजा था। हद है फरवा। तस्मीना उसे घिरगा, मगर वहां असर किसे था। वो हनूस हंसे जा रही थी। जी कहिए आबिस। कुछ देर बाद राबिया रूम में उसके सामने खड़ी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। राबिया, पहुंचकर मुझे इन्फॉर्म कर देना और अपना ख्याल रखना। वो अब भी मोबाइल पर मसरूफ था, न जाने क्या कर रहा था। क्या मतलब, आप नहीं चल रहे? राबिया ने शाकी नजरों से उसे देखा। मुझे एक बहुत अहम काम से जाना है, वरना जरूर चलता, मसरूफ से अंदाज में बेतवज्जगी से जवाब दिया। इतना तैयार होकर? राबिया के लबों से वह साख्ता फिसला था।
आपके आबिस की फोन पर चलती उंगलियां थमी। उसने निगाहें उठाकर मुकम्मल तवज्जो से उसे देखा, जिसकी आंखों में एकदम एक खफकी सी दर आई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? दिलचस्पी से उसके खफा चेहरे को देखते पूछा। मुझे क्या पता, हो सकता है रू हाउस नंबर 321 वाली साइका के साथ कहीं जा रहे हो, सुलग कर कहा। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी शक्की मिजाज वाक़ई होगी। वो हंस पड़ा। अब ऐसा भी नहीं है, वो ऐसे खफा लहजे में बोली। नाराज मत हो, अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम जाने से इनकार कर देती, और तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर मैं कतई नहीं जा सकता। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और वो आप ही नहीं थे जो कहते थे अपना ख्याल खुद रखना सीखो। माथे पर बल डाले से घूरी से नवाजा और पलट गई। नाराज होकर मत जाओ, मैं फिक्रमंद रहूंगा। आबिद ने उसका हाथ थाम कर रोका था। वो पलटी मारते के बल ढीले पड़े। इतना ख्याल क्यों रखते हैं मेरा? उसने गोया हार मानते हुए सवाल किया। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी बीवी हो। सिया आंखें आज फिर मुस्कुराई थी। दूसरी जानिब राविया भी सारी खफकी भूलकर हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा दी। पहुंचकर इन्फॉर्म कर देना, नरमी से उसे बावर कराया। आप भी साइका को मेरा सलाम देना, राविया ने लब दबाते हुए कहा। अगली ही लम्हे वो दोनों साथ हंस पड़े। हो सकता है मैं वाकई उसके साथ कहीं जा रहा हूँ। आबिद ने हनूज उसका हाथ थामा हुआ था। राविया ने नजरें झुकाकर एक निगाह अपने हाथ पर डाली जो वो थामे खड़ा था, फिर उसकी सी आंखों में देखा। नामुमकिन। सिर्फ एक लफ्ज अदा करके वो मुकाबले को बहुत कुछ जता गई थी। सी आंखों की चमक कई गुना दुगनी हो गई। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं आबिस, वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली। और तुम्हारी मुस्कुराहट। जवाब फौरन ही यार मुकाबले को फिर मुस्कुराने पर मजबूर कर किया। चलती हूँ। आहिस्तगी के साथ उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए उल्टे कदमों पीछे हटी। अपना ख्याल रखना, स्याह चमकदार आंखों वाले शख्स ने कहा। आप भी, खूबसूरत मुस्कुराहट वाली लड़की बोली। मंजर था एक 2 मंजिला मकान का, जिसको नीले और सफ़ेद रंग पर इस्तेवार किया गया था। घर के मेन गेट के करीब आकर देखो तो एक तरफ लगी तख्ती पर शाहिद अब्बास लिखा नजर आएगा। अब चले आओ इस गेट को धकेलकर अंदर की जानिब और ड्राइववे से गुजरकर पोर्च तक आओ, जहाँ लगी बत्तियों से निकलती जल्द रंग की रोशनी सारे पोर्च को मुनव्वर कर रही हैं। अब जैसे ही तुम घर के अंदर कदम रखोगे, सिटिंग एरिया से तुम्हें कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आएंगी। इन आवाज़ों को महसूस करते दबे पैर आगे आकर सीटिंग एरिया में झांको, जहां एक तरफ 3 सीटर सोफे पर शाहनवाज मलिक और सबरीन बैठे दिखाई देंगे। इसी तरह के उनके दरमियान में एहतशाम बैठा होगा, आदत के बरखिलाफ मुकम्मल खामोशी से नजरें झुकाए फर्श पर बिछे नीले कालीन को तकता हुआ, जबकि इनके दाएं तरफ वाले सिंगल सोफे पर तस्मीना बैठी हैं। उनके मुकाबले सोफों पर इंतहाई जाज़िब नज़र शख्सियत के हामिल एक औरत और एक मर्द बैठे नजर आ रहे थे। आरामदेह अंदाज में सोफों से टेक लगाए इस मंजर पर पड़ने वाली एक ही नज़र हमें बताने के लिए काफ़ी है कि मेहमान कौन है और मेज़बान कौन। इन तमाम को यहीं छोड़कर अब तुम चले आओ उस घर की पहली मंजिल पर और दाएं तरफ एक छोटी सी राहदारी को पार करो, जिसके सिरे पर बने कमरे से तुम्हें किसी के बोलने की दबी दबी आवाज़ें आएंगी। भूरे रंग के खुले दरवाजे की झुर्री से देखो तो जहाँ बेड पर तुम्हें एक लड़की बैठी दिखाई देगी, गहरी भूरी आंखों और भूरे बालों वाली, जिसके चेहरे पर खफगी के आसार हैं। जबकि बेड पर ही उसके बाएं तरफ बैठी दूसरी लड़की मुसलसल कुछ ना कुछ कहती से अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नज़दीक ही रखे काउच पर एक टीनएजर लड़की पैर पर पैर चढ़ाए बैठी इन दोनों को मुस्कुराती नज़रों के साथ दिलचस्पी से देख रही है। अब बिल आकर तुम इस कमरे में कदम रखो और बैठ जाओ नज़दीक ही पड़ी कुर्सी पर खामोशी के साथ, और देखो उस खफा खफासी हसीन लड़की को जो खफगी के आलम में मज़ीद खूबसूरत लगती है। मगर हाँ, संभल कर, कमरे में दिखाई देते मंदिर को बिखेरना हरगिज़ मत। राविया, आई एम सॉरी, प्लीज़ ना, मैं आना चाहती थी मगर नहीं आ सकी। लाहौर में हमारे एक करीबी रिश्तेदार की अयादत को जाना पड़ गया था, बहुत अचानक। फिजा गोया मन्नत समाजत पर उतर आई थी। राविया ने अब की बार निगाहें घुमाकर धौंस भरे अंदाज में उसे देखा। जवाबन फिजा ने मासूमाना शक्ल बनाकर होंठ गोल किए। उसकी इस हरकत पर राविया बेसाख्ता हंसी। दूसरी जानिब फिजा ने एक गहरी सांस खारिज की थी। फाइनली वो बेख्तियार ही होकर पीछे होकर बेड की पच से टेक लगा गई। वैसे एक बात बताओ, तुमने भी तो इतनी जल्दी में सब कुछ कर लिया, बंदा थोड़ा सब्र ही कर लेता है। नहीं, मैं कहती हूँ भई ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो यूं चटपट निकाह पड़वा लिया। अब के शिकायतों की बारी फिजा की थी, जो फिर से टेक छोड़कर आगे को आ गई थी। काउच पर बैठी फरवा ने उसके इस सवाल पर खामोश नजरों से राविया को देखा, जिसकी आंखों में एक साथ कई मनाजिर का अक्स दिखाई देने लगा था। हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है फिजा। मेरे निकाह का भी वो दिन मुकर्रर था।
और बाज़ दफ़ा चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती और बस एक बेइख्तियार लम्हा ही हर चीज़ बदल देता है। आबिद से निकाह का फ़ैसला भी मेरी ज़िंदगी का ऐसा ही बेइख्तियार लम्हा था। वो सोच सोच कर कह रही थी। फिज़ा ने बगौर उसे देखा। ये अचानक से तुम इतनी गहरी बातें कैसे करने लग गई हो राविया? आबिद भाई का असर आ रहा है आप ही पर। राविया कुछ कहती इससे पहले ही फरवा ने लब दबाते हुए मुदाखलत की। फिज़ा का कहका बिला साख्ता था, जबकि राविया भी खिलाफ तवक्को हंस पड़ी। क्या सच में? बमुश्किल हंसी जब्त करते पूछा। जिस तरह की शख्सियत के मालिक आबिस हैं ना, मुझे उनका असर लेना भी चाहिए। राविया ने मध्यम सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिज़ा ने पूरी आंखें निकाल कर उसे देखा। फरवा, तुम देख रही हो, कुछ ही दिनों में मोहतरमा की ये हालत है। आने वाले दिनों में तो अपने शौहरे नामदार के अलावा इन्हें कोई दिखाई ही नहीं देगा। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कमर पर टिकाईं। फिज़ा, तुम भूल रही हो कि तुम पर भी ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है और तुम्हारे मंगेटर टू भी इस वक्त अपने होने वाले सास ससुर के सामने सर झुकाए नहायत फर्माबरदार और शरीफ आदमी की तरह बैठे हैं। राविया ने बर्जिस्ता कहते उसके अंदाज पर चोट की। फिज़ा की रंगत बदली और चलती जुबान तालू से चिपक गई। अब की बार कहका लगाने की बारी फरवा और राविया की थी। मैं तो मजाक कर रही थी। उसने फौरन से बेशतर मौजूद गुफ्तगू को बदलना चाहा। जाओ, बख्श दिया। तुम भी क्या याद रखोगी? राविया तुर्की ब तुर्की बोली। जवाबन फिज़ा ने उसने मसनूई घुरी से नवाजा और फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनको बगौर देखती फरवा की आंखें भी मुस्कुराई थीं। उन तीनों की गुफ्तगू काफ़ी देर तक चलती रही, जबकि नीचे सीटिंग एरिया में बैठे नफूस मंगनी के लिए इस महीने की 10 तारीख को लेकर मुत्तफिक हो चुके थे। ये और बात थी कि आज की इस नशीद से पहले ही फिज़ा और एहतशाम का मुश्तरका फ़ैसला मंगनी के मुतल्लिक इस महीने की 10 तारीख का ही था। दोनों फैमिलीज़ की आज की मुलाकात एक फॉर्मेलिटी थी जिसे निभाना था। मंजर आज के इस नशिस्त के बाद का था, जहाँ सफ़ेदो और सियारू हाउस के एक कमरे में बालकनी में जलती नीली रोशनी ने एक मंजर उभारा था। रेलिंग के साथ लगकर खड़े दो वजूद, जिसमें से मर्दाना वजूद का रुख बाहर की जानिब था, जबकि निस्वानी वजूद रेलिंग से पश्च टिकाए खड़ी सामने दीवार को तक रही थी। दोनों के हाथ में कॉफ़ी के भाप उड़ाते मग्स थे। फिर क्या फैसला हुआ वहाँ? दफातन लबों तक मग लाकर एक घूंट भरते आबिस ने बात का आगाज किया। इस महीने की 10 तारीख पर इत्तेफाक किया है सबने। राविया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। 10 तारीख? आबिस कुछ सोचकर चौंका। जी, 10 तारीख। वैसे आप मंगनी में तो आएंगे ना? किसी खच्चे के तहत पूछा था। जवाबन आबिस खामोश नजरों से उसे देखता रहा काफी देर तक। मुश्किल है, फिर आहिस्तगी के साथ कहा। राविया का मग लबों तक ले जाता हाथ थमा। उसने बेयकीनी से आबिस को देखा। मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं संजीदा हूँ। तुमसे झूठा वादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 10 तारीख को मैं नहीं पहुँच सकता। कॉफ़ी का आखिरी घूंट भी अंदर उतारा और मग दाएं हाथ से बाएं में मुंतकिल करके फुर्सत से उसे देखा। वो बला का साफ को था, राविया जानती थी, मगर मैं इंतज़ार करूँगी आपका। अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुकी राविया ने बहुत नरमी से कहते उसकी आंखों में झांका और फिर रेलिंग छोड़कर हट गई। रुख अब कमरे की जानिब था। पीछे आबिस कितनी ही देर तक बालकनी में खुलने वाली कमरे की खिड़की से उसे देखता रहा था, जो अब बेड पर बैठी किसी किताब की बरगरदानी में मसरूफ़ थी। वो उसे कश्मकश में डाल गई थी और इस लम्हे आबिस खुद से बुरी तरह उलझ रहा था। राविया और आबिस की कहानी को एक पल के लिए रोककर चले आओ फरवा की कहानी में, जहाँ इस वक्त दी ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल के क्लासरूम में फरवा अपने डेस्क पर बैठी पेंसिल को कॉपी पर रगड़ रही है, जबकि क्लास में टीचर के ना होने के बायस दूसरे तलबा बातों में मशगूल थे। दफतन इसके बराबर में बैठी आफरीन, जो दूसरी डेस्क पर बैठे एक स्टूडेंट की किसी बात पर हंस रही थी, उसकी जानिब घूमी। कल से टूर्नामेंट शुरू है कैप्टन साहिबा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अंदाज शोख था। क्या मुझे कुछ महसूस करना था? फरवा ने हाथ रोककर हैरत से उसे देखते कंधे अचकाए। उफ 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 फरवा, कसम से तुम पागल हो गई हो। आफरीन बुरी तरह चिढ़ी। तारीफ के लिए शुक्रिया। उसके लहजे का असर लिए बिना वो बोली। वैसे एक बात करूँ तो सुंदस पूरी तरह से तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयार बैठी है। आज प्रैक्टिस में थोड़ा ध्यान रखना, आपको उसने संजीदगी से कहा था। प्लेइंग 11 में जगह उसे ही मिलेगी जो उसकी अहलियत रखता होगा, सो इसके लिए मुझे किसी से मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं। फरवा ने लापरवाही जाहिर की। इसके अंदाज पर आफरीन तिलमिलाकर रुख फेर गई, जबकि फरवा एक बार फिर से कॉपी पर पेंसिल घसीटने लगी। गालबन वो कुछ बना रही थी, शायद कोई फूल। इसका स्केच मुकम्मल हो चुका था। उसने एक सूरजमुखी का फूल बनाया था जिसमें पेंसिल से शेडिंग की गई थी। ये इत्तेफाक ही था कि पेंसिल चलाते चलाते वो एक फूल बना बैठी थी। कॉपी को उठाकर आंखों के सामने किया तो लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आन ठहरी।
आंखों में एकदम ही किसी याद का अक्स लहराया था। किसी फूल को देखकर उसे बस एक ही शख्स याद आ सकता था। जहन में पिछले महीने आबिस के कहे गए अल्फाज घूमे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 7 साल तक तुम्हारी आपस से राब्ता नहीं किया? उसके लबों पर फैली मुस्कान गहरी हुई, तमानियत भरी मुस्कान। हालिया दिन के अख्ताम पर एक बार फिर राविया और आबिस की कहानी में चले आओ, जहाँ स्याहो सफ़ेद ब्रू हाउस पर उतरने वाली रात में डार्क ब्राउन रंग पर इस्तवार किए गए स्टडी रूम में एक तरफ मौजूद काउच पर बैठा शख्स, जिसके पैर कैंची की सूरत में सेंटर टेबल पर रखे हुए थे, माथे पर लातादाद बल डाले गोद में पड़े लैपटॉप पर मसरूफ दिखाई देता था। लैपटॉप की कीज की खड़खड़ स्टडी की खामोश माहौल में हल्का सा इर्ताश पैदा कर रही थी। अपने काम में वो इस कदर मुनहमिक था कि स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ भी उसे मुतवज्जा न कर पाई। आबिस, मुझे बात करनी है आपसे। दफातन को इसके करीब आकर रुका, साथ ही खुशपाश सा लहजा उसके समाज से टकराया। राविया, बाद में बात करेंगे। उसने नजरें उठाए बगैर ही मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मगर मुझे अभी बात करनी है। राविया पर जिद हुई। राविया, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। उसके माथे की शिकनों में बैक वक्त इजाफा हुआ था, अलबत्ता निगाहें अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर ही थीं। आबिस प्लीज, राविया ने एहतजाज किया। राविया, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? नागवारी से पुर लहजे में कहा, निगाहें हनूस झुकी हुई थीं। राविया की रंगत फक हुई। वो चंद लम्हे कनक से उसे देखे गई, फिर उल्टे कदमों बाहर निकली थी। अपना नज़रअंदाज किया जाना उसे पसंद ना आया था। इससे भी ज़्यादा बार एक खातिर वो लहजा था जो इसके लिए। उस लहजे की आदि कहाँ थी वो? अपने रूम में आकर उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया, फिर बाहर चली आई। रुख लॉन की जानिब था। 20 मिनट गुजरे थे जब दूसरी तरफ वो अपना काम खत्म करता उठ खड़ा हुआ। पहले के मुकाबले में अब चेहरे की रौनक बहाल थी, माथे के बल भी गायब थे। काम से फारिग होते ही जो पहला ख्याल उसके जहन में आया था वो उसी का था जिसे कुछ देर पहले उसने झिड़का था। दिमाग कुछ जगह पर लौटा तो अपने अंदाज पर खुद को मलामत करता वो रूम में आया, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक वो वहाँ ना थी। कुछ सोचकर लॉन के अगबी हिस्से का रुख किया, जहाँ दूर से ही वो उसे बेंच पर बैठी दिखाई दे गई थी। बिना आवाज़ पैदा किए बहुत खामोशी से वो बेंच पर इसके बराबर में आकर बैठ गया। जो निगाहें ऊपर की जानिब उठाया, आसमान में गोया तारे गिन रही थी। रात के इस खामोश पहर में वो दोनों एक दूसरे के बराबर में इस तरह बैठे थे कि एक की नज़र दूसरे पर थी, जबकि दूसरे की तारीख आसमान पर। खामोशी का दौरानिया पल पल तवील होता रहा। इतराफ में उतरती खामोश रात बहुत खामोशी से उनकी गुफ्तगू को सुन रही थी। नाराज़ हो? हमेशा की तरह पहल करते आबिस ने उस बेमानी सी खामोशी को तोड़ा। नहीं। राविया ने उठी गर्दन झुका दी, अलबत्ता रुख मोड़कर उसे देखने से गुरेज किया। आई एम सॉरी। वो नादिम हुआ। मैं नाराज़ नहीं हूँ आबिस, बस वक्ती तौर पर बुरा लगा था। शायद आपके इस लहजे की आदी नहीं हूँ, इसलिए। निगाहें सामने की जानिब दीवार पर लगी एक फूलों की बेल पर थी, जो चांद की मध्यम सी रोशनी में वाज़ेह दिखाई न देती थी। तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूँ? वो सवालिया नज़रों से उसके नीम रुख को देख रहा था। इंसान की फितरत में ही बदलाव लिखा है आबिस। इंसान हर गुजरते पल के साथ बदलता है। फिर हमारे दरमियान का फासला तो 7 सालों पर मुहित है। ऐसे में आपका इतना बदलना तो बनता है। और फिर मैं भी तो बदल गई हूँ। अगर पहले वाली राविया होती तो 3 दिन से पहले आपसे बात ना करती। वो बेवजह हंसी। तुम अब भी वही राविया हो जो मेरे ज़रा सा कुछ कह देने पर घंटों रोया करती थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुमने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया है। उसके लहजे में कुछ था। राविया ने रुख मोड़कर उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली। सेकंड के 1000वें हिस्से में राविया की आंखों में पानी जमा हुआ। उसने रुख दोबारा सामने कर लिया। आंखों के पर्दे पर छाई धुंध के बायस अब दीवार पर लगी फूलों की बेल भी दिखाई देना बंद हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। लहजा मुल्तजी था। आज दुनिया में वो वाहिद शख्स हैं जिससे मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मुझसे कभी रूड नहीं हो सकता। लाख कोशिश के बावजूद लहजा पुरशिकवा हो गया था। इतराफ में उतरती रात अब भी खामोश थी, मगर वो दोनों कलाम कर रहे थे। मैं तसव्वुर में भी कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं सोच सकता राविया। कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी ऐसी कोई सूरत हमारे बीच ना आए, मगर जिस रिश्ते में अब हम बंधे हैं उसे कामयाब बनाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के मुताल्लिक कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। वो इसी तरह गर्दन मोड़े उसे देख रहा था। आप चाहते हैं मैं कि आपका रूड होना इग्नोर कर दूं? मैंने ये नहीं कहा राविया, नरमी से उसे टोका। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई बात बुरी लग रही है तो यूँ खफा हो जाने की बजाय मुझसे बात करो। बातचीत ही मसले का हल है। मैं कोशिश करूँगी। बहुत अच्छा, लेकिन अब आप मुझसे यूँ रूड नहीं होंगे। उंगली उठाकर गोया वार्न किया था। ओके,
उसकी इस हरकत पर वो साख्ता मुस्कुरा दिया। वादा कर रहे हैं? आहिस्ता आवाज़ में इस्तफसार किया। वादा ही समझ लो। आबिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। राबिया के चेहरे पर भी मध्यम सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई। तुम कुछ कहना चाहती थी शायद। आपके वो मुकम्मल उसकी जानिब रुख मोड़ चुका था। हाँ, कुछ बताना था आपको। राबिया भी एकदम ही पुरजोश से उसकी जानिब घूमी। कहो। आबिस, मैं ब्लैक रोज़ की एक नई ब्रांच शुरू करना चाहती हूँ। सोचा था इस्लामाबाद में स्टार्ट करूँगी, मगर चौंका अब ये मुमकिन नहीं, तो मैं कराची में ब्लैक रोज़ की नई ब्रांच खोलना चाहती हूँ। लहजे में दबी दबी सी खुशी थी। मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा करो, मगर राबिया, इस सब के लिए सबसे पहले तुम्हें एक अदद ज़मीन दरकार है। अगर तुम्हें किसी माली मावनत की ज़रूरत है तो। आबिस, शुक्रिया, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद में बाबा ने जो ज़मीन मेरे नाम कर रखी है, मैं इसे बेचकर यहाँ इस शहर में उससे कम कीमत पर ज़मीन खरीदूंगी, और जो रकम बच जाएगी उसे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सर्व करूंगी। मज़ीद मेरे पास इतनी सेविंग्स भी हैं कि तमाम काम बआसानी हो सकता है। उसके जुमले के पूरे होने से पहले ही राबिया ने नरमी से उसकी बात काट दी थी। जैसा तुम चाहो। आबिस ने अपना मखसूस जुमला अदा किया। राबिया के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले। पर एक बात याद रखना, तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। उसकी आंखों में झांकते हुए उसे गोया एतमाद में लिया था। चंद सानियों तक राबिया उसे देखे गई। क्या हुआ? उसे यकटक खुद को देखता पाकर पूछा। कुछ नहीं। राबिया ने सूरज से झटका। डिनर कर लिया तुमने? याद आने पर एकदम ही सवाल किया था। नहीं, यकलफ्जी जवाब दिया। आबिस के अब्रू इकट्ठे हुए। राबिया ने लब काटते हुए नजरें झुका दी। अगले 10 मिनट बाद वो किचन के करीब लगी चुकोर मूस पर बैठी थी और आबिस खाने के लुकमे वक्फे वक्फे से उसकी तरफ बढ़ा रहा था। आबिस का हाथ से खाना गोया इसका मामूल बन चुका था। अगर वो इस मामूल से हटती भी तो आबिस याद करवा दिया करता था। वो दोनों हल्की फुल्की बातों के बीच खाना खा रहे थे और किचन की खिड़की से झांकती गहरी रात अब भी मुकम्मल खामोशी से उन्हें देख रही थी।